आगे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रेनेसा के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस करने वाले हैं। क्या कारण था कि पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा जो है वो एक दिन का इवेंट नहीं था कि अचानक से हो गया हो, नहीं। पुनर्जागरण जो है इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, ये ह्यूमन सोसाइटी के ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज़ के एफर्ट्स का रिजल्ट था कि रेनेसा हुआ। ठीक है, तो इसलिए आप उसको सडन इवेंट नहीं बोल सकते। तो आइए जानते हैं क्या कारण थे कि रेनेसा हुआ, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण के लिए। पहला है क्रूसेड्स यानी कि धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध मेनली क्या था, धर्मयुद्ध जो है ये धर्म के लिए युद्ध, आपको नाम से यही पता चल रहा होगा, धर्म के लिए युद्ध, धर्मयुद्ध। ठीक है, तो ये वेस्ट यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे एंड जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते जा रहे थे। साथ ही क्रिश्चियंस इस बात से भी काफ़ी नाराज़ थे कि जेरूसलम जो है, जो कि होली लैंड माना जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा अपना, तो उस जेरूसलम पर किसका नियंत्रण था, मुस्लिम्स का नियंत्रण था। ठीक है, तो इसी वजह से जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या किया, क्रूसेड्स किए यानी कि धर्म युद्ध हुए मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के द्वारा। ठीक है, यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे एंड जो अरेबियन मुस्लिम्स थे उनके बीच में ये धर्म युद्ध हुआ। क्यों, ओनरशिप के लिए जेरूसलम की। वो चाहते थे कि जेरूसलम उनके नियंत्रण में आ जाए, जो कि उस टाइम पर मुस्लिम्स के नियंत्रण में था। ठीक है, तो जब क्रूसेड्स हुए तो इसने नई नई थ्योरीज, नए नए आइडियाज़ को डेवलप किया। ठीक है, नई नई थ्योरीज आई, नए नए आइडियाज़ आए। ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि युद्ध हो रहा था, वो आपस में लड़ने जाते थे वेस्ट यूरोप के क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, तो आपस में उनके कल्चर का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को जाना। बेशक वो लड़ने जाते हो, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, ईस्ट के कल्चर का वेस्ट के लोगों को पता चला, वेस्ट यूरोप के कल्चर का ईस्ट यूरोप के लोगों को पता चला। साथ ही वेस्ट यूरोप के जो लोग थे, जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, चर्च जो था, उन्होंने उन लोगों की आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई थी वो खुल गई इस युद्ध के दौरान, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि मेनली हमको लॉजिक पर जाना चाहिए, ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो ये बात किसको पता चली, ये बात पता चली जो वेस्ट यूरोप के क्रिश्चियंस थे उनको, एंड उन्होंने फिर कैथोलिक चर्च पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा यूरोपियंस जो थे उनको कई इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे लॉजिक के बारे में। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में उनको पता चला। इसके अलावा धर्मयुद्ध जो था इसने ट्रैवल एंड ग्राफिकल डिस्कवरीज को, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को भी इन्हेंस किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, जो सेकंड रीज़न था धर्म युद्ध के बाद रेनेसा का, सेकंड रीज़न था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो था इसका डिक्लाइन हो गया। फ्यूडलिज्म आपको पता ही होगा, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म क्या व्यवस्था थी वो आपको आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस टाइम पर फ्यूडलिज्म जो है उसका डिक्लाइन हो गया। कैसे हुआ डिक्लाइन, क्योंकि आपको पता है धर्म युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर कमर्शियल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। ट्रेड इन्हेंस क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पर युद्ध चल रहा था। तो जो जब युद्ध चलता है तो मेनली जो फार्मर्स होते हैं उनको भी भेज दिया जाता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, क्यों भेज दिया जाता है, क्योंकि सिपाहियों की कमी हो जाती है। आपको भी पता है युद्ध में बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब जब खेती करने वाले लोग ही युद्ध के लिए चले जाएंगे तो कौन उगाएगा, कौन खाएगा। तो इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, अनाज के लिए एंड जो बाकी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या करते हैं, फिर वो लोग ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, ट्रेड बढ़ गया, एक एक्सपैंड हो गया। इसके अलावा ट्रेड एक्सपैंड होने के साथ ही एक नए वर्ग का उदय हुआ जो था मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास एमर्ज हुए। मिडिल क्लास यानी कि जो ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर, बीच के। ठीक है, एंड उनको उस टाइम पर काफ़ी सपोर्ट भी मिला जो उस टाइम पर रूलर्स थे उनके द्वारा। ठीक है, मतलब कि उनकी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी वो मुहैया करवाई गई। बट मिडिल क्लास जो लोग थे उनको फ्यूडल सिस्टम पसंद नहीं आया एंड उन्होंने फ्यूडलिस्ट जो थे उन पर हमला कर दिया था 5th सेंचुरी के दौरान। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न माना जाता है रेनेसा के पीछे का। थर्ड रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, वही व्यापार एंड वाणिज्य में वृद्धि हो गई। ठीक है, क्रूसेड्स के बाद क्या हुआ, ट्रेड रिलेशन जो थे यूरोप के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ थी जो कि क्रूसेड्स में हिस्सा ले गई थी, ठीक है, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनके साथ। ठीक है, ईस्टर्न जो कंट्रीज़ थी यूरोप की उनके साथ उन्होंने ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किए। ठीक है, इसके अलावा जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो जेरूसलम के किनारे सेटल हो गए। क्यों सेटल हो गए, क्योंकि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई जिसकी वजह से रेनेसा भी काफ़ी बढ़ा ज़ोरों से। ठीक है,
क्योंकि ट्रेड बढ़ता है तो क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ता है। ठीक है, दूसरे देश की वस्तु अगर हमारे देश में आएगी तो हमारे देश में उस देश का कल्चर भी थोड़ा बहुत आएगा ही। ठीक है, जैसे जब इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो उससे ब्रिटेन का जो कल्चर था वो भी थोड़ा थोड़ा हमारे देश में आता गया। एंड आज आप देखते ही है वेस्टर्नाइजेशन आपको देखने को मिल ही जाता है हमारी कंट्री में भी। ठीक है, तो वही होगा था, जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो क्या हुआ, जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर वेस्ट एंड ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में आपस में जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसने गैनेसा को भी काफ़ी ज़्यादा गति दी। अब जब ट्रेड बढ़ा तो क्या हुआ, ट्रेडर्स जो थे उन्होंने अपनी सिटी इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब एक जगह पर ट्रेड बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आ जाएंगे तो वो जो सिटी है वो प्रोस्पेरस हो जाएगी एंड अर्बनाइजेशन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी तरीके से वहाँ पर क्या हो गया, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण हुआ। ठीक है, बहुत सारे शहर बस गए, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, लिस्बन, न्यूरमबर्ग, ये कुछ शहरों के नाम हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ता गया। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ा तो लोग जो थे उनकी थिंकिंग मॉडर्न हुई, वो रैशनल हुए एंड उनको बिलीव हो गया कि चर्च जो है वो उनको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, जो उनसे ये बोल रहा है कि वो ही भगवान है। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो चर्च को और ज़्यादा, चर्च का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं सहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था थर्ड एस्टेट के लोगों का। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जब यूरोप में अलग अलग सिटीज़ डेवलप हुई, ठीक है, तो वो धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर बन गया। ठीक है, अब जब वो इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर बन गया तो जाहिर सी बात है दूसरे देश जो है वो भी उससे ट्रेड करने आएंगे। तो जब दूसरे देश उससे ट्रेड करने आए तो क्या हुआ, आइडियाज़ एंड नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, एक देश की जो नॉलेज थी, एक देश की जो टेक्नोलॉजी थी वो दूसरे देश में भी आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सपोज़ कीजिए दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बन जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे देश हैं वो भी यहाँ पर आएंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जब दूसरे देश आएंगे तो वो अपने साथ अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा, दिल्ली में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। तो यही उस टाइम पर हुआ। ठीक है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे ट्रेडर्स आने लग गए। ठीक है, यूरोप इंटरनेशनल सेंटर बन गया ट्रेड का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ कल्चर का, नॉलेज का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का एंड आइडियाज़ का। ठीक है, जिससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ बिजनेस में भी एंड उन लोगों की जो थिंकिंग थी, जो उस टाइम पर जो क्रिश्चियंस थे उनकी जो थिंकिंग थी वो भी डेवलप हो गई। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रीजन ये देखिए, नेक्स्ट रीज़न क्या था, नेक्स्ट रीज़न था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कुस्तुनतुनिया का अंत हो गया, दमन हो गया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया जो टर्किश लोग थे उनके द्वारा। ठीक है, 1453 में जो टर्क्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया कुस्तुनतुनिया को। ठीक है, कुस्तुनतुनिया क्या थी, कैपिटल थी ईस्ट रोमन एम्पायर की। ठीक है, कुस्तुनतुनिया क्या थी, ईस्ट रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, जिस पर कब्जा कर लिया टर्किश लोगों ने। ठीक है, उस टाइम पर कुस्तुनतुनिया जो है वो बहुत बड़ा सेंटर था एजुकेशन का। ठीक है, एंड क्योंकि आपको पता है जो टर्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू थे उस टाइम पर, तो उन्होंने क्या कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, राइटर्स थे, साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन सब ने उस कंट्री को माइग्रेट कर दिया। ठीक है, मतलब कि वो कुस्तुनतुनिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में चले गए, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। ठीक है, तो वो क्यों गए, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था उस टाइम पर बहुत बड़ा सेंटर था एजुकेशन का, लेकिन उस पर जो तुर्क के लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया एंड तुर्किश जो लोग थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में एंड आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में, इन सब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ लड़ना पसंद था। ठीक है, तो इसी वजह से कुस्तुनतुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस कंट्री को माइग्रेट करेंगे, मतलब कि वहाँ से छोड़कर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएंगे। तो उन्होंने वही किया, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो चले गए, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब में। ठीक है, अब जब वो वहाँ पर गए तो कॉमन सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कुस्तुनतुनिया छोड़कर फ्रांस में जाएगा या फिर इंग्लैंड में जाएगा तो उसके साथ वो अपनी नॉलेज को भी वहाँ पर लेकर जाएगा। ठीक है, अपने कल्चर को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आइडियाज़ को। तो इससे क्या हुआ, दोबारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ, आइडियाज़ का, ठीक है, आर्ट का, इन सब का, जिससे रेनेसां को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो एग्ज़ाम में आप अगर रीज़न पूछा जाता है तो ये रीज़न आप ज़रूर लिखेंगे, ये मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर क्या हुआ,
एट द सेम टाइम दे ऑल्सो टुक विद दैम बुक्स एंड मैनुस्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। ठीक है, वो अपने साथ ग्रीक एंड रोमन नॉलेज की जो उनके पास बुक्स थी वो भी लेकर गए, मैनुस्क्रिप्ट्स भी लेकर गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वही मैं जो भी बता रही थी, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ गया। ठीक है, आइडियाज़ का ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, जिसने गैनेसा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट रीज़न ये देखिए, नेक्स्ट रीज़न था जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज इन द सेंस क्या था, ये कुस्तुनतुनिया जो था वो मेन सेंटर था जो कि कनेक्ट करता था यूरोप को एंड ईस्ट कंट्रीज़ को। ठीक है, मतलब कि कुस्तुनतुनिया जो था वो यूरोप एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में पड़ता था, जिससे जब यूरोप की कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास जाती थी ट्रेड करने के लिए तो उनको कुस्तुनतुनिया से गुजर कर जाना पड़ता था। सेम इन द वे अगर ईस्टर्न कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ से ट्रेड करने जाए तो उनको कुस्तुनतुनिया से ही गुजर कर जाना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब कुस्तुनतुनिया जो है वो ओटोमन साम्राज्य यानी कि ओटोमन साम्राज्य के जो तुर्किश लोग थे उनके पोजेशन में आ गया था। अब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया गया था टर्क्स लोगों के द्वारा। तो इसीलिए कुस्तुनतुनिया का जो रूट था, जो ट्रेड रूट था, मतलब कि जिससे होकर गुजरते थे सारे ट्रेडर्स, उस रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा, ताकि यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो उस रूट से ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास ट्रेड के लिए ना जा पाए। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब अगर वो रास्ता बंद कर देंगे तो उनको नया ट्रेड रूट खोजना पड़ेगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो उनको नया ट्रेड रूट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ट्रेड को जारी रखने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई। वास्को डी गामा इंडिया में आए 1498 में। ठीक है, कोलंबस जो कि स्पेन से निकले थे, ठीक है, वो भी सी रूट की खोज में ही गए थे कि कोई ट्रेड रूट मिल जाए बाय सी। ठीक है, मतलब कि समुद्र के रास्ते से कोई ट्रेड रूट मिल जाए। तो इस खोज में उन्होंने अमेरिका को खोजा। ठीक है, ये देखिए 15th सेंचुरी में क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास डिस्कवर किया गया। ठीक है, जिससे बड़ी बड़ी जो शिप्स थी वो बनाना पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब जो एडवेंचरस मर्चेंट थे, मतलब कि वो व्यापारी जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे, जिनको डिस्कवरी करना काफ़ी पसंद था, वो निकले। ठीक है, पोर्टुगल से वास्को डी गामा निकले, स्पेन से कोलंबस। तो कोलंबस जो कि स्पेन से निकले थे वो पहुंच गए अमेरिका, एंड जो वास्को डी गामा थे जो कि पोर्टुगल से निकले थे वो पहुंच गए इंडिया में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है गैनेसा के एक्सपेंशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट कौन सा रीज़न था गैनेसा के पीछे का। तो गैनेसा के पीछे का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था वो था इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन। उस टाइम पे क्या हुआ, पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हो गया। ठीक है, जिससे काफ़ी हेल्प मिली बुक्स को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। यूरोपियंस जो थे उन्होंने पेपर मेकिंग की आर्ट सीख ली। पहले उनको पता नहीं था कि कागज़ भी बनाया जा सकता है एंड उस पर लिखा भी जा सकता है, छपाई भी की जा सकती है। आपने ये तो पढ़ाई होगा कि पहले इंस्क्रिप्शंस एंड मैनुस्क्रिप्ट्स होती थी। ठीक है, मतलब कि ताड़ के पत्तों पर भी लिखा जाता था और पत्थर वगैरह ये जो कठोर सतह होती थी उस पर लिखा जाता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन मिडल एजेस में क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे उन्होंने अरेबियंस से पेपर मेकिंग की आर्ट सीख ली। ठीक है, प्रिंटिंग सीख ली। प्रिंटिंग के क्षेत्र में रेवोल्यूशन तब हुआ, प्रिंटिंग की फील्ड में रेवोल्यूशन तब हुआ जब 15th सेंचुरी के मिड में एक पर्सन था जिसका नाम था गुटेनबर्ग, जर्मनी से वो बिलोंग करता था। उसने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की क्या कर दी, उसने खोज कर दी। ठीक है, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी ऐसी मशीन थी जिससे एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारी बुक्स क्या की जा सकती थी, प्रिंट की जा सकती थी। ठीक है, इसने प्रिंटिंग के काम को बहुत तेज़ कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसके अलावा इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, धीरे धीरे ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो गया, जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। स्टार्ट हुआ था जर्मनी से एंड ये बाद में कहाँ स्प्रेड हो गया, बाकी जो यूरोपियंस कंट्री थी जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस, वहाँ पर भी ये स्प्रेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब इन्वेंशन हो गया पेपर एंड प्रिंटिंग मशीन का तो एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले किताबें जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी एंड बहुत ही कम क्वांटिटी में वो लिखी जाती थी, क्योंकि हाथ से लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड बहुत कम क्वांटिटी में वो लिखी जाती थी। एंड क्योंकि हाथ से लिखी होती थी तो मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, इसीलिए उनका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के जो लोग थे यानी कि जो कॉमन पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन बुक्स को। ठीक है, वो जो हैंड रिटन बुक्स होती थी प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले उसको अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। प्राइस ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि हैंड रिटन होती थी। ठीक है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आ गई प्रिंटिंग की तो क्या हुआ,
तो किताबें जो वो धड़ल्ले से छापी जाने लग गई, बहुत किताबें पब्लिश हुई, ठीक है। अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई बुक्स की, तो क्या हुआ, उसका प्राइस भी कम हो गया, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। एंड फिर क्या हुआ, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो भी उन बुक्स को खरीदने लग गए, ठीक है। सबसे पहले बाइबल की जो बुक थी उसकी प्रतिलिपियाँ बनाई गई, ठीक है। बाइबल की बुक्स पब्लिश की गई सबसे पहले। एंड आपने अगर पढ़ाओ तो 108 बाइबल की प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी, ठीक है, सबसे पहले जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ उस टाइम पर, ठीक है। तो बाइबल का लोकल लैंग्वेज में भी अनुवाद किया गया, ठीक है, ताकि जो स्थानीय भाषा बोलने वाले लोग हैं, लोकल लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग हैं वो भी इसको समझ सके, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिला इस चीज़ का वो ये था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद जो एलाइट क्लास थी, जिनके पास पहले मोनोपोली थी नॉलेज की, वो अब एंड हो गई, ठीक है। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार। पहले क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, मतलब कि जो अमीर लोग होते थे वही किताबें पढ़ते थे, वही एक तरीके से एजुकेशन लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, मतलब कि जो कॉमन लोग थे, वो भी किताबें पढ़ सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि वो अब सस्ती हो गई थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण। इसके अलावा पहले जो चर्च के पोप होते थे वही बाइबल पढ़ते थे एंड उसकी व्याख्या गलत करते थे अपने अनुसार, ठीक है। एंड लोगों को घुमा फिरा कर बाइबल की व्याख्या देते थे, ठीक है। लेकिन जब बाइबल की प्रतिलिपियाँ आने लग गई, ठीक है, बाइबल की बहुत सारी भाषा में अनुवाद भी किया गया, तो स्थानीय लोगों ने भी उसे पढ़ा। स्थानीय लोगों ने उसे पढ़ा तो उसको पता चला कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो चर्च के एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्योंकि चर्च के जो पोप थे वो सिर्फ अपनी सुपीरियोरिटी को शो करना चाहते थे, इसलिए वो घुमा फिरा कर व्याख्या देते थे, डिस्क्रिप्शन देते थे, ठीक है। बट अब किताबें आने के बाद जो चर्च की मोनोपोली थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी संख्या में पब्लिश हो गई थी, तो इसीलिए बुक्स का जो प्राइस था वो भी लो कर दिया, चीप प्राइस पर अब अवेलेबल होने लग गई किताबें, ठीक है। जिसके कारण एजुकेशन सभी लोगों के लिए असेसिबल हो गई, सभी लोगों की पहुंच के अंदर हो गई, ठीक है। अब सभी लोग एजुकेशन ले सकते थे, तो इसने गैनेसा को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो रीज़न जब आप लिखेंगे गैनेसा के तो ये आपको ज़रूर लिखना है याद से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जब प्रिंटिंग मशीन आ गई तो इसका एक फ़ायदा ये भी मिला, नाउ पीपल कुड नो लॉन्गर बी मिसलेड बाय सेइंग इट इज़ रिटन इन द बुक्स। पहले जो लोग थे उनको मिसलेड किया जाता था, मतलब कि गुमराह किया जाता था चर्च के पोप के द्वारा, ये कहकर कि ये चीज़ बुक में लिखी है, ये चीज़ बाइबल में लिखी है। एंड क्योंकि उस टाइम पर लोग जो थे उनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो खुद बाइबल खरीद कर सकें एंड बाइबल को पढ़ सके कि सच में ये लिखा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करते थे जो चर्च के पोप होते थे, ठीक है, धर्म के नाम पर डराकर। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो बाइबल की बहुत सारी प्रतिलिपियाँ निकाली गई, ठीक है, जिससे जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो भी पढ़ने लग गए। अब उनको पता चल गया कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिससे जो क्लर्जी होते थे उनकी मोनोपोली अब खत्म हो गई बाइबल पर से, ठीक है। विद टाइम द ट्रूथ वॉज रिवील्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट बैकन स्टेटमेंट ट्रूथ हैज़ बिकम द डॉटर ऑफ टाइम। इसके बारे में बेकन क्या स्टेटमेंट देते हैं, बेकन बोलते हैं ट्रूथ हैज़ बिकम द डॉटर ऑफ टाइम, मतलब कि ट्रूथ जो है वो डॉटर बन गया टाइम की, समय की, ठीक है। जो रिलीजन थे उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी नए नए एक तरीके से आप बोल सकते हैं बिलीव्स आने लग गए, ठीक है। अब लोग जो थे उन्होंने मान लिया कि अब वो चर्च पर विश्वास नहीं करेंगे बल्कि जो बाइबल में लिखा है उसको खुद पढ़ेंगे एंड देन उस पर बिलीव करेंगे। तो अब लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था, पहले लोग इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ भी एक लाइफ होती है, मतलब कि जीवन समाप्त होने के बाद भी एक जीवन स्टार्ट होता है, मतलब कि हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमको या तो स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। तो उस टाइम पर भी लोगों की आइडियोलॉजी थी, ठीक है। पीपल बिलीव्ड इन हेवन इन द आफ्टर लाइफ, मतलब कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हेवन मिलेगा आफ्टर लाइफ। पोप जो थे चर्च के वो बोलते थे कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुमको हेवन मिलेगा, अगर तुम हमारी अवज्ञा करोगे, बात नहीं मानोगे तो हेल मिलेगा, मतलब कि नरक मिलेगा। तो उस टाइम पर जो लोग थे वो बिलीव करते थे। ये मिडल एज की बात हो गई है, ठीक है, जब डार्क एज का टाइम था। तो लोग इमेजिनेशन में जीते थे हेवन एंड हेल की, कि हेवन में बहुत अच्छा होगा सब कुछ, हेल में बहुत गंदा होगा। तो इसलिए लोग डरते थे पोप के अगेंस्ट जाने से, चर्च के अगेंस्ट जाने से। लेकिन जब उन्होंने खुद बाइबल को पढ़ा, जब मॉडर्न एज आई, जब रेनेसा का टाइम आया, तो नए नए आइडियाज़ डेवलप हुए, ठीक है। अब लोग जो थे उन्होंने इस बात में बिलीव करना शुरू किया कि हमने हेवन या हेल तो देखा नहीं है, ना ही पोप ने देखा हेवन एंड हेल। तो उन्होंने इस बात पर बिलीव करना शुरू किया कि हम
इसी लोक में विश्वास करेंगे। ठीक है, तो लोग जो थे उन्होंने अपना जो फेथ है वो परलोक से हटाकर इहलोक में ट्रांसफ़र कर लिया। मतलब कि पहले लोग विश्वास करते थे परलोक में कि मरने के बाद परलोक जाना है। ठीक है, लेकिन अब लोगों ने सोचा कि परलोक जाएंगे या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब इहलोक यानी कि इस लोक पर हमें ध्यान देना है, इस लोक पर हमें अपना बेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं तरीके के जो नए नए बिलीव्स उस टाइम पर डेवलप होने लग गए, तो इन्होंने रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रिफॉर्मेशन क्या था? रिफॉर्मेशन जो चर्च के सुधार हुए थे। ठीक है, जब मॉडर्न एज आई, लोगों को विश्वास हो गया कि चर्च उनको गलत एक्सप्लेनेशन दे रही है एंड उनसे गलत तरीके से फ़ायदा निकलवा रही है, तो लोग जो थे उन्होंने चर्च में सुधार की मांग की। तो वो जो टाइम पीरियड था उसी को रिफॉर्मेशन कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम रेनेसा के रीजंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न था राइज ऑफ मंगोलियन एम्पायर, मतलब कि मंगोलियन एम्पायर जो उसका राइज हो गया 13वीं सेंचुरी में। कुबलई खान नाम का एक राजा था, उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना इस्टेब्लिश किया सेंट्रल एशिया में। ठीक है, उसका जो एम्पायर था उसमें रशिया, पोलैंड एंड हंगरी तीनों जो कंट्रीज़ थी वो इंक्लूड थी। ठीक है, एंड उसने काफ़ी बड़ा एम्पायर, काफ़ी वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल एशिया में। कुबलई खान जो था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, काफ़ी महत्व देता था। ठीक है, जब उसका टाइम पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे स्कॉलर्स एंड ट्रेडर्स आते थे उसके दरबार में, उसके कोर्ट में। ठीक है, एंड वो काफ़ी रिस्पेक्ट देता था उनको, अपने दरबार में आने वालों को। ठीक है, इसके अलावा जो कुबलई खान था उसका जो दरबार था वो एक मीटिंग प्लेस था एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट तक के जितने भी आर्टिस्ट होते थे, जितने भी स्कॉलर्स होते थे, जितने भी फिलोसोफर्स थे, वो सारे आते थे उसके दरबार में। ठीक है, आते थे, डिस्कशन करते थे, एंड जब डिस्कशन होगा तो क्या होगा? कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉलेज का एक्सचेंज होगा। ठीक है, आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, तो इससे भी रेनेसा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली एक तरीके से। ठीक है, एक फेमस वेनेशियन ट्रैवलर थे मार्को पोलो। ठीक है, वेनिस के ट्रैवलर थे वो मार्को पोलो। 1272 एडी में वो कुबलई खान के कोर्ट में आए थे, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है, एंड उनकी जो ट्रैवल डिटेल्स हैं वो जब आए थे तो उनकी जो ट्रैवल डिटेल्स मिलती हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हिस्टोरियंस को उस टाइम पीरियड के बारे में जानने में। ठीक है, एंड जब उनकी ट्रैवल डिटेल्स यूरोपियंस ने देखी तो वो भी काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि उससे उनको ये पता चला कि मंगोल्स के कांटेक्ट में आने के बाद ही जो यूरोपियंस थे उनको पेपर, प्रिंटिंग, कंपास एंड गन पाउडर के बारे में पता चला था, उसकी नॉलेज मिली थी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न था वो था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, मतलब कि जो एजुकेशन एंड लिटरेचर था उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिससे लोग जो थे और भी ज़्यादा रैशनलाइज हुए। ठीक है, वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट वाले हो गए। पहले लोग जो थे वो काफ़ी सुपरस्टिशियस थे, लेकिन जब एजुकेशन एंड लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ तो लोग जो थे उनको पता चल गया कि इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस होना सही नहीं है, तब लोगों ने अपनी थिंकिंग रैशनल की। ठीक है, इसके अलावा मिडिवल पीरियड में एंड जो रेनेसा का टाइम था उस टाइम पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। वर्ल्ड की फेमस कैडोनवा यूनिवर्सिटी थी जो कि स्पेन में थी, एंड उसमें काफ़ी ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाले गए जिन्होंने यूरोप में काफ़ी क्रांति ला दी। ठीक है, तो कैडोनवा यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेन में थी, आपको इसका नाम याद रखना है। एट द सेम टाइम स्कॉलर्स एंड लिटरेचर्स ऑफ दैट पीरियड सच एज दांते, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, दांते, पेट्रार्क, थॉमस। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एंशियंट टेक्स्ट थे, मतलब कि जो पुराने टेक्स्ट थे, उनको ट्रांसलेट किया डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि बाकी लोग जो है, कॉमन पीपल जो है, वो भी उसको पढ़ सकें। ठीक है, जैसे आपने हमारी कंट्री में भी देखा होगा जो वेद उपनिषद हैं, ठीक है, रामायण, महाभारत, वो ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वो संस्कृत लैंग्वेज में है, वैदिक संस्कृत में, लेकिन उसको अब हिंदी, इंग्लिश, कई कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया गया है। क्यों किया गया ट्रांसलेट? ताकि कॉमन पीपल जो है वो भी उसको पढ़ सकें। ठीक है, एंड समझ सकें। नेक्स्ट जो रीज़न था रेनेसा के पीछे का वो था रोल ऑफ प्रोग्रेसिव रूलर्स, पोप एंड मिडिल क्लास। ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ? लिटरेचर एंड आर्ट जो है उसको काफ़ी इंकरेजमेंट मिली रूलर्स, पोप्स एंड मर्चेंट के द्वारा। ये नहीं था कि सारे पोप जो थे सारे धोखा देते थे, नहीं, कुछ पोप अच्छे भी थे जो चाहते थे कि वास्तव में सुधार होना चाहिए धर्म में। ठीक है, चर्च में। इसके अलावा कुछ रूलर्स जैसे फ्रांसिस फर्स्ट जो कि फ्रांस के थे, हेनरी एट जो कि इंग्लैंड के थे, एंड चार्ल्स फाइव जो कि स्पेन के थे, उन्होंने अपने कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को बुलाया एंड उनको पैट्रोनाइज किया, मतलब कि उनकी हेल्प की अपने खोज को, अपनी रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाने में। ठीक है, अपनी कला को और ज़्यादा बढ़ाने में। ठीक है, पैट्रोनाइज मतलब कि उनको कुछ पैसे दिए, उपहार स्वरूप, दान स्वरूप। ठीक है, तो इसको
को पैट्रोनाइज बोलते हैं। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता था, जो राजा महाराजा थे वो ब्राह्मणों को ज़मीन दान में देते थे मंदिर बनाने के लिए, तो उसको भी पैट्रोनाइज ही बोलेंगे एक तरीके से। इसी तरीके से ये जो रूलर्स थे ये अलग अलग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को बुलाते थे एंड इनको पैट्रोनाइज करते थे, मतलब कि इनको पैसों के रूप में या जो भी इनको चाहिए हो उस रूप में इनकी मदद करते थे, ताकि और ज़्यादा बढ़ावा मिले क्राफ्ट एंड आर्ट को। ठीक है, पोप लियो 10 जो थे वो एक पोप थे एंड उनका काफ़ी इंटरेस्ट था क्राफ्ट एंड आर्ट में। ठीक है, उन्होंने भी इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए। इसी तरीके से इटालियन हाउस ऑफ मेडिसी जो है, जिन्होंने फ्लोरेंस में रूल किया था एंड बाद में इन्होंने टस्केंसी में भी रूल किया, इन्होंने भी स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट को काफ़ी संरक्षण दिया, पैट्रोनाइज किया। ठीक है, इटालियन हाउस ऑफ मेडिसी ने। इसके अलावा क्योंकि ऐसे राजा भी थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट को पैट्रोनाइज कर रहे थे उस टाइम पर, तो इसने भी रेनेसा को स्प्रेड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, इन सब रीजंस के कारण ही क्या हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ यूरोप में। ठीक है, जिसने रेनेसा को आगे बढ़ाया। ठीक है, पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप अच्छे से ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम में भी हम जल्दी इसकी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक वीडियो डाल देंगे हिंदी मीडियम में भी, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।